प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं राम शरण शर्मा की है, प्रारंभिक भारत का परिचय। इस किताब से मैंने हिस्ट्री पर सवाल बनाने की कोशिश की है ताकि IAS की जो प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को होनी है उसमें कुछ मदद हो सके। सवाल मैंने बहुत ही सोच समझ के रखे हैं, स्टेटमेंट को भी बहुत सोच समझ के रखा है ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। और रेफरेंस के लिए मैंने आपको बुक भी बता दी है कि कहीं भी आपको डाउट हो तो आप किताब देख सकते हैं। ऑथेंटिक बुक है, इसलिए देखिए सवाल में मैंने अपनी क्रिएटिविटी भी रखी है, यानी इस बात का ख्याल रखा है कि UPSC के द्वारा जो है वो किस पोर्शन पर सवाल बनाया जा सकता है, अभी नहीं बना है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एज ए कंटेंट राइटर के तौर पे, क्योंकि सवाल बनाने में मेरी दिलचस्पी रही है तो ये मैंने कोशिश की है। तो देखिए चलते हैं। सवाल इंग्लिश में मैंने नहीं रखे हैं, उसकी वजह यह है कि सिंप्लिसिटी यहाँ पर है। जो इंग्लिश के एस्पिरेंट हैं उनको किसी भी तरह की यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, तो वक्त भी हमारा बच जाएगा और आसानी के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 25 सवाल मैंने इस पर रखे हैं, तो वो सवाल भी हमारे क्या होंगे, हो जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता और आर्य सभ्यता, इसको मैंने यानी प्रारंभिक वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल, उसको कवर करने की कोशिश की है। तो इससे कहीं ना कहीं हेल्प होगी एग्ज़ाम में, बहुत ही करीब एग्ज़ाम है। तो ऐसे में आइए देखिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला सवाल, हड़प्पावासी देवताओं की उपासना के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। देखिए चलते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं पेन। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या है, गलत है। मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे, इसमें करते थे कहा गया है, जबकि इस तरह का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मंदिरों का निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में कांसे का औजार बहुतायत से नहीं मिले हैं, तो सेंटेंस सही है। ये तो सिर्फ दूसरा वाला सही है। ये बात जहन में आ सकती है कि कांस्य काल की सभ्यता है, तो ऐसे में कांसे का औजार बहुत ज़्यादा होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। धातुओं की उपलब्धता हड़प्पा सभ्यता में इतनी नहीं थी। बहुत सारी धातुएँ जो हैं वो बाहर के देशों से, अफ़गानिस्तान, ईरान आदि देशों से मंगाई जाती थी। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि औजार बहुतायत से नहीं मिले हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सवाल है, देखिए उसके स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता में हाथी एक पालतू जानवर नहीं था बल्कि था वो। तो ये पालतू जानवर नहीं था, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि पालतू जानवर वो था। गुजरात में हाथियों को पाला जाता था। हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहले कपास का उत्पादन हुआ था, तो ये सेंटेंस सही है, तो बी वाला सही है, पहला वाला गलत है। हाथी एक पालतू जानवर था। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस तरह से दिए जाते हैं, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, बल्कि दूसरा वाला सही है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनाज रखने का कोठार है, अन्नागार जिसको कहते हैं, जिसमें अनाज रखा जाता था। मानी बात है कि जब शहरों का विकास हुआ, जब शहर बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो शहरों के अंदर अनाज को रखने के लिए गोदाम होंगे। तो मानी सी बात है कि अनाज तो बहुत बड़ी तादाद में रखा जाएगा, तो ऐसे में बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, तो इसीलिए अन्नागार बड़ी इमारतों के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट सही, तो बी वाला विकल्प सही है। चौथा सवाल देखिए, कंसीडर करने के लिए पूछा जाता है स्टेटमेंट को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। इस तरह की जानकारी पूछी जा सकती है। गुजरात में अलग अलग, क्योंकि वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो इस तरह से ये पूछा जा सकता है। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, ये एकदम सही है। और ये वाला भी सही है, हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी धौलावीरा से बड़ा स्थल है, ये भी सही है। ऐसा पूछा जा सकता है, तो राखीगढ़ी जो है उसका जो आकार है, क्षेत्रफल है, धौलावीरा से बड़ा स्थल है, तो दोनों सही हैं, तो सी वाला विकल्प सही है। देखिए फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, तो एकदम सही है। रंगपुर भी महत्वपूर्ण स्थल है। जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में सुमेलित करने में पूछा जा सकता है, तो उसकी एक कंसाइज लिस्ट बना लेनी चाहिए। इसी तरीके से जो भी प्रोमिनेंट एनिमल हैं उनका कितनी बार जिक्र हुआ है, उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में या कहीं पर भी, हड़प्पा सभ्यता में ही या भी आगे हम चलेंगे ऋग्वेद में, तो इसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि एनिमल के बारे में पूछा जाता है। बनावली के बारे में देखिए, ये भी एक प्रोमिनेंट प्लेस है। बनावली स्थल हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। छठा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड बहुत कम चमकीले होते थे, तो सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। बहुत ही चमकीले, एट्रैक्टिव बनाए जाते थे, और आज भी हम उनको देखते हैं तो उनकी खूबसूरती वैसे ही दिखाई पड़ती है।
हड़प्पा सभ्यता में रत्नों की प्राप्ति अधिकतर दक्षिण भारत से होती थी, तो ये सही है क्योंकि अधिकतर की बात हो रही है, तो बाहर से भी मंगाए जाते थे रत्न, लेकिन ज़्यादातर जो है वो दक्षिण भारत से ही उनकी प्राप्ति होती थी। तो इसमें दूसरा वाला सेंटेंस सही है, पहला वाला गलत है। अब हम चलते हैं 7वें सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने के लिए पूछा जाता है, व्यापार और वाणिज्य की प्रधानता के कारण हड़प्पा सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का अभाव दिखाई पड़ता है, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। दूसरा देखिए, व्यापार और वाणिज्य की सुरक्षा के कारण हड़प्पा वासियों ने अस्त्र शस्त्रों का काफ़ी निर्माण किया था, तो ये बात सही नहीं है, बल्कि अस्त्र शस्त्रों का अभाव दिखाई पड़ता है। खुदाई हुई है तो उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया गया है। हालांकि किलों का निर्माण किया गया था, जो भी नगर मिले हैं, जो भी शहर हैं, वहाँ पश्चिम की तरफ किले दिखाई पड़ते हैं, तो सुरक्षा के लिए जागरूक तो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण नहीं करते थे, उसको लेकर बहुत चिंतित नहीं रहते थे। तो ऐसे में खुदाई में बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो सिर्फ ए वाला सही है। देखिए 8वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु सभ्यता में किसी भी स्थल पर मंदिरों का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये बात सही है, प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता में हुई थी, तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु सभ्यता में ताबीज़ की प्राप्ति बड़ी संख्या में हुई है। मानी सी बात है कि सिंधु सभ्यता में बहुत सारे शहर हैं, शहरों के अंदर भूत प्रेत का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होता है, जादू टोने की अवधारणा होती है, तो इसीलिए ताबीज़ की प्राप्ति हुई है। गले में ताबीज़ पहने जाते थे या जो हाथ में उनको बांध दिया जाता था, तो ऐसे में सिंधु सभ्यता में ताबीज़ की प्राप्ति बड़ी संख्या में हुई है, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। हड़प्पा लिपि मेसोपोटामिया की लिपि से संबद्ध थी, तो देखें ये संबद्ध नहीं थी, ये पूरी तरह से गलत है। इसको मैंने रखा है इसीलिए पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की लिपि और हड़प्पा लिपि, इन दोनों में एकदम अलगाव दिखाई पड़ता है। जो हड़प्पा लिपि है पूरी तरीके से वो हड़प्पा वासियों की अपनी देन है, तो इसलिए पहला वाला ही सेंटेंस सही है, ए वाला कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धातु की सुंदर मूर्तियों को बनाने में सिंधु सभ्यता के मतलब जो सिंधु सभ्यता के लोग काफ़ी निपुण थे, तो ये बात सही है। जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, तो ये सेंटेंस सही है। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों पर मनुष्य की आकृतियाँ चित्रित नहीं हैं, तो सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। जो भी बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, उस पर मनुष्यों की आकृति यानी इंसान की आकृति चित्रित की गई है, तो ऐसे में सिर्फ पहला वाला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। मृदभांड का मतलब है जो भी बर्तन होते हैं, पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे तो उस पर चित्रकारी की जाती थी, तो उस पर इंसानों का भी चित्रण हुआ है। प्रस्तर यानी पत्थर स्टोन के बारे में देखिए आ रहे हैं, क्योंकि शिल्पकला का काफ़ी विकास था हड़प्पा सभ्यता में, व्यापारिक सभ्यता थी, व्यापार प्रधान थी, तो ऐसे में बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता था, उनको बेचा जाता था, दूसरे देशों में भेजा जाता था। तो प्रस्तर शिल्प के बारे में आ रहा है कि स्टोन से रिलेटेड के बारे में, कि उनके बारे में क्या हड़प्पा वासी बहुत ज़्यादा कुशल थे उसके निर्माता बनाने में, तो प्रस्तर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति बेजोड़ थी, तो ये पूरी तरह से गलत है। प्रस्तर शिल्प में यानी पत्थरों के मामले में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखने को नहीं मिलती है। हालांकि प्रस्तर की जो वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं वो प्राप्त हुई हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हैं। हड़प्पा सभ्यता में यातायात के लिए सबसे अधिक गधे का प्रयोग होता था, तो ऐसा नहीं है, बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, तो पहला वाला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, तो देखिए अब ऋग्वेद पर आ गए हैं, यानी आर्य सभ्यता के ऊपर ऋग्वैदिक काल पे, तो जौ का उल्लेख है, तो ये सही है एकदम, जौ का ही उल्लेख है सिर्फ। ऋग्वेद में गेंडे का उल्लेख नहीं है, तो ये बात सही है। ऋग्वेद में गेंडे का उल्लेख नहीं है क्योंकि आर्य लोग टेम्परेट जोन में रहते थे, जबकि जो भी ट्रॉपिकल एरिया के जो भी एनिमल हैं उसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में नहीं है, तो गेंडे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में जौ का उल्लेख है, तो दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में बाघ का यानी टाइगर का उल्लेख नहीं है, तो बताइए क्या टाइगर का उल्लेख नहीं है? तो ये सही है, टाइगर का उल्लेख नहीं है। हड़प्पावासी बाघ से परिचित थे, तो ये सही है, तो दोनों ही सही हैं। बाघ का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है और हड़प्पावासी बाघ से परिचित है, ये भी सही है, तो सी वाला विकल्प सही है, 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जानवरों के बारे में पूछा जाता है, एनिमल के बारे में, तो इसी रखा है मैंने। ऋग्वेद में हाथी का उल्लेख नहीं है, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। हाथी का उल्लेख हुआ है, हालांकि कम हुआ है, लेकिन हुआ है। और राधा कुमुद मुखर्जी ने हिंदू सभ्यता में भी अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में सिंह का उल्लेख मिलता है, तो लॉयन का उल्लेख है, तो है।
सिंह का उल्लेख है, ज़्यादा नहीं लेकिन है। तो यहाँ पर नहीं है, जबकि है, तो ये वाला सेंटेंस क्या है, दूसरा वाला सही है। पहला वाला गलत है, हाथी का उल्लेख नहीं बल्कि हाथी का उल्लेख मिलता है। 15वां सवाल देखें। कोशिश मैंने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए ताकि कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल जो भी चीज़ें हैं उसको रखने की कोशिश की है। इससे क्या होगा कि एक रिवाइज़ हो जाएगा। जब हम खुद पढ़ते हैं तो उसका असर एक अलग होता है, और जब हम इस तरह से यूट्यूब में देखते हैं वीडियो में तो चीज़ें ज़्यादा हमें जो है वो ध्यान में आती हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रारंभिक वैदिक लोग ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये बात सही है कि प्रारंभिक वैदिक लोग ईंटों का प्रयोग कहाँ से करेंगे, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से पशुपालन पर आधारित थी, और पशुओं का जो पालन होता था कबीले में, क्योंकि आर्य लोग रहते थे, अलग अलग जन होते थे, अलग अलग कबीले, वो कुछ अरसे तक, कुछ देर तक, यानी कुछ समय तक किसी क्षेत्र में रहते थे, फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। तो भ्रमणशील जो वो बने रहते थे, हमेशा जो है वो रोटेट करते थे। तो ऐसे में मानी सी बात है कि ईंटों का प्रयोग करके वो मकान बना के कहाँ रहेंगे, क्योंकि जब वो एक जगह रहेंगे तभी तो मकान बनाएंगे। तो ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, ये बात सही है। ऋग्वेद में घोड़े का केवल 100 बार उल्लेख हुआ है, तो 100 बार नहीं हुआ है बल्कि 215 बार हुआ है। तो उसको ध्यान रखना है, घोड़े का बहुत मतलब रोल बहुत है। तो ऐसे में घोड़े के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं, कितनी बार उसका क्या वर्णन है कि नहीं है, तो 215 बार है। तो ये वाला गलत है सेंटेंस, तो पहला वाला ही सही है। तो सोच समझ करके मैंने मतलब इसको बनाया है, बहुत ध्यान में रखते हुए। 16वां सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लिपि के बारे में पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ऐसा नहीं है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बल्कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, तो ये भी गलत है। लिपियों के बारे में पूछा सकता है, तो दोनों ही असत्य हैं। देखिए 17वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसका मतलब ये है कि एक कथन गलत होगा, 3 सही होंगे। तो देखिए ऋग्वेद में गाय की चर्चा 176 बार है। इसको रखा है मैंने खास करके ताकि गाय के बारे में ये एकदम एग्जैक्ट जानकारी हो कि ऋग्वेद में कितनी बार उसको मतलब उसका मेंशन हुआ है, उसका वर्णन हुआ है। तो 176 बार है, एकदम सही है ये। ऋग्वेद में वृषभ यानी बैल, ये भी महत्वपूर्ण एनिमल है, इसकी चर्चा 170 बार है, तो ये भी सही है। वैदिक साहित्य में स्वस्तिक धार्मिक चिन्ह है, इसकी चर्चा नहीं है, तो ये भी सही है। वैदिक साहित्य में नहीं है। अगर आप देखेंगे मृदभांडों पर, बर्तनों में, तो ये चिन्ह मिलता है। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में भी इसका उल्लेख नहीं है, और इसका उल्लेख आप देखेंगे तो 1ली शताब्दी ईस्वी के आसपास के जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें स्वस्ति की चर्चा मिलती है। तो तीनों ही सही हैं, तो चौथा वाला ही गलत है। तो देखें, अश्वमेध का प्रचलन विशुद्ध रूप से वैदिक लोगों की देन है, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। यूरोप के अंदर भी अश्वमेध यज्ञ का हमें प्रमाण मिलता है। देखिए आगे चलते हैं। 18वां सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में आने के बाद वैदिक लोगों में सोमपान की प्रथा प्रचलित हुई। देखिए कॉन्सेप्चुअल है, इसको मैंने रखा है, ये पूछा जाता है आयोग के द्वारा, क्योंकि सोमपान जो है ये मूजवंत जो पर्वत है वहाँ पर ये सोम पौधा मिलता था। इसको पीने से बहुत एनर्जी आ जाती थी, तो इसका बहुत उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो ऐसे में ये पूछा जा सकता है सवाल कि भारत में आए उसके बाद सोमपान की प्रथा प्रचलित हुई, तो ऐसा नहीं है। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। ईरान के अंदर भी जो आर्य लोग रहते थे वहाँ भी सोमपान किया जाता था, तो ये गलत है सेंटेंस। बैक्टीरिया का भी देखिए है, बाहलीक जिसको कहते थे, बल्ख का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है, तो उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ये अफगानिस्तान में है बल्ख बैक्टीरिया, तो देखें ये ऋग्वेद में नहीं मिलता, बल्कि उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य हैं, लिटरेचर हैं, ग्रंथ हैं, उसमें ये मिलता है। तो पहला वाला देखिए गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तो दोनों ही असत्य हैं। तो उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं उसमें जो है बल्ख का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में नहीं मिलता। 19वां सवाल देखिए कि ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का, अब देखिए आर्य शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो संख्या पूछी जा सकती है। तो 36 बार उल्लेख प्रयोग हुआ है, तो ये सही है एकदम। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सबसे अच्छी नदी नदीतम माना गया है, तो ये सही नहीं है। सिंधु नदी की प्रशंसा मिलती है, लेकिन नदीतम सुपरलेटिव डिग्री का जो इस्तेमाल किया गया उसकी प्रशंसा की गई है, तो नदीतम कहा गया है सरस्वती नदी को, तो ये कथन गलत है। सिंधु नदी नहीं बल्कि सबसे अच्छी नदी नदीतम जो माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है, तो इसलिए इसमें पहला वाला सही है। 20वां सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख नहीं है, उल्लेख है, तो ये कथन गलत है। रामशरण शर्मा ने लिखा है कि जो दस्यु हैं वो भारत के मूलवासी हैं। संभवतः लिखा है उन्होंने, माना है, क्योंकि मानी सी बात है, कोई प्रमाण ऐसे दिया नहीं सकता, तो संभवतः उन्होंने लिखा है,
कि भारत के मूलवासी दस्यु लोगों को उन्होंने कहा है। ऋग्वेद में दास हत्या का उल्लेख मिलता है, तो दास हत्या का उल्लेख नहीं मिलता है, तो यह भी गलत है। तो ये दोनों ही गलत हैं, दोनों असत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भरत वंश और कुरु वंश के मेल से पुरु वंश का जन्म हुआ, तो पुरु से ही पौरव शब्द बना है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो पौरव शब्द लिखा जाता है ऐसे, ये इसी पुरु से ही बना है। तो पुरु वंश जो है वो, ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। भरत वंश और पुरु वंश के मेल से कुरु वंश यानी कौरव शब्द जो है ये बना है। तो कौरव शब्द इसलिए, भरत वंश और पुरु वंश ये आपस में दो कबीले मिल जाते हैं। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि मानी सी बात है कि भारत के अंदर जब वो उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में जब उनका प्रसार होने लगा, तो यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो मूलवासी थे, उनसे संघर्ष हुआ। तो ऐसे में बेहतर यही था कि कबीले आपस में मिल जाएं, ताकि उनकी शक्ति जो है वो और बढ़ जाए और फिर आसानी के साथ मुकाबला किया जाए। तो इसलिए भरत वंश और पुरु वंश, तो कौरव शब्द भी देखेंगे बनता है, इसी कुरु से कौरव बन जाता है। तो भरत वंश और पुरु वंश ये मिल करके कुरु वंश का निर्माण हुआ था। ऋग्वैदिक काल में भूमि निजी संपत्ति में शामिल नहीं थी। तो ये बात सही है कि भूमि जो है, मानी सी बात है कि भ्रमणशील जब रहते थे आर्य, तो भूमि कहाँ से उनकी निजी संपत्ति में शामिल हो जाएगी? आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, तो भूमि इसीलिए निजी संपत्ति में शामिल नहीं थी। तो देखें, दूसरा वाला ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वैदिक काल में पुरोहितों को दक्षिणा के तौर पर भूमि उपलब्ध कराई जाती थी। तो मानी सी बात है, ये सेंटेंस गलत होगा। भूमि कहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी? आज यहाँ है, कल वहाँ है, भ्रमणशील हैं। तो ऐसे में गाय और दासियों को प्रदान किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग शहरों में भी रहते थे, तो शहरों में कहाँ से रहेंगे? तो ये भी गलत है। तो दोनों ही असत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था। ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात सही है। ऐसा ज़हन में आ सकता है कि सभा और समिति का प्रभाव होता था। समिति के द्वारा राजा को चुना जाता था, जो कि आम सभा होती थी पूरे कबीले की। तो ऐसे में ये बात जहन में आ सकती है कि आनुवंशिक नहीं रहा होगा, लेकिन आनुवंशिक हो गया था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, तो ये सही है। तो दोनों ही सही हैं, तो इसीलिए इसको मैंने रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आनुवांशिक होने का मतलब है कि बाप के बाद बेटे को गद्दी मिलेगी, राजपद मिलेगा, ये व्यवस्था स्थापित हो गई थी। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख हुआ है। जन शब्द, इसको कबीला कहा जाता था, जन को, तो 275 बार हुआ है। तो ये सही है एकदम। ऋग्वेद में विश्व शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसका उल्लेख 170 बार हुआ है। तो ये भी सही है। ऋग्वेद में परिवारवाचक कुल शब्द का प्रयोग बहुत कम है। तो ये भी सही है। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास एक छोटी सी नियमित सेना होती थी। तो ये सेंटेंस से गलत है। किसी तरह की छोटी नियमित सेना नहीं होती थी। जब युद्ध होता था तो राजा जो है वो आह्वान करता था सरदारों का, तो लोग आते थे, फिर युद्ध होता था। देखिए 25वां सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वैदिक काल में विवाह की प्रथा पूरी तरह से स्थापित हुई थी? नहीं हुई थी। तो ये बात गलत है। विवाह की प्रथा स्थापित हो चुकी थी। विवाह जो है एक संस्था के रूप में विवाह की स्थापना हो चुकी थी, विवाह होता था। ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन प्रारंभ हो गया था। तो ये बात सही है। एक ही घर में अलग अलग व्यवसाय के लोग रहते थे। तो देखें दूसरा वाला सही है, ये भी विकल्प सही है। तो ये मैंने कोशिश की है। ये प्रयास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो बातें रखी हैं मैंने इसीलिए रेफरेंस भी आपको दे दिया है रामशरण शर्मा का, ताकि किसी तरह का डाउट ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटेंस मैंने इस तरह से रखे हैं ताकि उसमें किसी तरह के डिस्प्यूट की स्थिति ना देखने को मिले। अक्सर अलग अलग तरह की किताबें लोग पढ़ते हैं तो उसमें जानकारियाँ थोड़ा डिफ़र कर जाती हैं। तो इसीलिए रामशरण शर्मा की पुस्तक मैंने रखा है। वो ज़्यादातर लोग उसको पढ़ते हैं, उसमें जानकारी जो है वो काफ़ी हद तक एकदम प्रामाणिक है। तो इसीलिए मैंने उसका सिलेक्शन किया है। आपको रेफरेंस भी मैंने दे दिया था। तो देखें कोशिश मैंने की है। इतिहास से सवाल 10-12 के लगभग पूछे जाते हैं। तो ऐसे में हिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। अगर मान लीजिए मेरिट जो है 45 पे जाती है तो 10 सवाल 12 सवाल हिस्ट्री से आ रहे हैं और उसमें सही परफॉर्मेंस अगर कर दिया जाए तो बहुत आसानी के साथ फिर हम दूसरे सवालों को करके मेरिट में अपनी जगह बना सकते हैं। तो इसीलिए देखते हुए मैंने 25 सवाल लिया है और इंग्लिश की स्लाइड को नहीं रखा, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो इतनी कठिन नहीं है कि इंग्लिश के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए दिक्कत होगी। तो
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी को ही सेलेक्ट किया है। तो उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं इससे हेल्प होगी। फिर आगे मेरी कोशिश है कि ज्योग्राफी में दूसरा पार्ट भी बनाया जाए, पॉलिटी पे भी जो है वो एक बना दिया जाए, कम से कम 25-30 सवाल जो हैं वो चुन करके अच्छे से उसको देख करके कि हाँ क्या पूछा जा सकता है। तो पॉलिटी में मेरी कोशिश मेरी रहेगी। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें। उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलेगा। जो मेरे स्तर पर जो कुछ भी हो सकता है तो वो मैंने करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलेगा। तो ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको भी शेयर करें ताकि वहाँ तक भी जानकारी पहुँच जाए। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।